अस्सलाम वालेकुम, जैसे मोहम्मद उस्मान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम कैलरीमेट्री और ग्लास कैलरीमीटर को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, ये क्या होता है, फिर हम देखेंगे इसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखो। सपोज करो मेरे पास एक रिएक्टेंट ए है और मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ बी के साथ, तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा ए बी। अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी कोई केमिकल चेंज होती है, उसके नतीजे में बच्चों हीट का जो एक्सचेंज है ना वो लाजमी होता है। यानी कि हीट या तो जज़ब होगी या हीट खारिज होगी, यानी कि हीट का लेन देन होगा। तो उसकी वजह से डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हीट खारिज हुई है या जज़ब हुई है। तो किसी भी केमिकल चेंज के दौरान जो हीट का लेन देन या जो हीट का एक्सचेंज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब क्या सच में हीट खारिज जब होती है, तो इसको अगर आप फील करोगे ना, फील करना चाहते हो या देखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एक बीकर को उठा लो, टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लो। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि इसके अंदर NaOH को उठा के डालना है। ये कितना लेना है, 10 से 5 ग्राम काफी होगा। इसको इसके अंदर उठा के डाल दो, शेक करोगे थोड़ा सा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, NaOH का एक्व सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। ठीक है, पहले ये दोनों क्या थे, ये वाटर था, ये NaOH था। जब आपने दोनों को मिक्स किया, ये एक्व सॉल्यूशन बन गया किसका, NaOH का। तो यानी कि केमिकल चेंज हुई है। अब हमने देखना ये कि यहाँ से हीट खारिज होती है नहीं होती। तो आपने करना क्या है, इसको हाथ लगा के देखना है। ठीक है, आप देखोगे जो आपका बीकर पहले रूम टेम्परेचर पे था वो अब गर्म हो गया है। ठीक है ना, गर्म हो गया, तो इट्स मीन कि यहाँ से क्या है, हीट निकल रही है। हीट निकलने का मतलब क्या है कि हीट लाजमी बात ये तो साबित हो गया कि हीट यहाँ से खारिज हो रही है, यानी कि हीट का लेन देन हो रहा है। तो यहाँ पे हीट खारिज हो रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। अब इसी तरह से NaOH की बजाय मैं अगर यहाँ पे NH4Cl या NH4NO3 को इसके अंदर डाल दूं पानी के अंदर, तो क्या होगा, आप देखोगे कि जो आपका बीकर पहले रूम टेम्परेचर पे था ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, उससे भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आपको ये कूल फील होगा। तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो आपका सिस्टम है वो क्या करेगा, एनर्जी जज़ब कर लेगा इस बीकर की, जिसकी वजह से बीकर की एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, आपको ठंडा फील होगा। तो यहाँ पे इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि वाकई ही हीट का चेंज तो हो रहा है किसी भी केमिकल चेंज के दौरान, लेकिन हमें यहाँ पे जो हमारा मतलब की बात है वो ये है, हमने ये फाइंड करना है कि कितनी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है या कितनी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, 50 है, 100 है, कितनी है, उससे हमें लेना देना है। ठीक है, तो अगर हम डेल्टा एच की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि सर जी इसके अंदर थर्मामीटर लगा दें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी यहाँ से वैल्यू या कितनी हीट यहाँ से जज़ब हो रही है, खारिज हो रही है। तो आप यहाँ से इस तरह से फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि असल में आपका जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है का मतलब क्या होगा कि देखो जरा, आप एक बीकर लो, ग्लास ले लो यार, ठीक है, ग्लास में पानी को गर्म करके रख दो, तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद ना ग्लास के अंदर जो पानी गर्म करके आपने रखा था वो ठंडा हो जाता है। ठंडा क्यों होता है, असल में ये आपका सिस्टम है, ठीक है, और बाहर क्या है, सारी की सारी सराउंडिंग है, और इसमें क्या है, एयर है। वो एयर के मालिक्यूल्स आएंगे इस सिस्टम की, यानी कि पानी के गिलास के पास ज्यादा एनर्जी, इसी वजह से वो गर्म था। ठीक है ना, वो एयर के मालिक्यूल इसकी एनर्जी को चूस लेंगे। ठीक है ना, यानी कि वो इसकी एनर्जी को अपने अंदर जज़ब कर लेंगे, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब इसकी एनर्जी चूसी है तो मतलब यहाँ से इसकी एनर्जी कम हो जाएगी ना, तो इसकी एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से यहाँ से आपके सिस्टम की एनर्जी जो है वो सराउंडिंग को ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है ना, या फिर सराउंडिंग की एनर्जी सिस्टम को ट्रांसफर हो जाएगी। तो किस तरह से आपका थर्मामीटर यहाँ से एक्यूरेट मेजर कर सकता है टेम्परेचर को, नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो फिर हम इस टेक्निक को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, इस तरीके से हम एंथैल्पी चेंज को मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम होता है कैलरीमेट्री। ठीक है ना, ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एंथैल्पी चेंज को या हीट ऑफ रिएक्शन का जो चेंज है उसको हम जब एक्सपेरिमेंटली या एक्यूरेटली मेजर करते हैं ना, तो उस टेक्निक को या उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कैलरीमेट्री बोल देते हैं। ठीक है ना, उस मेथड को या उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, कैलरीमेट्री बोलते हैं, जिसमें हम एंथैल्पी चेंज को एक्यूरेटली और एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं। ठीक है, अब कैलरीमेट्री जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव किया गया है, तो आपको पता है कि हीट का एक यूनिट होता है जिसको हम कैलोरी बोलते हैं। ठीक
ठीक है ना। आपने सुना होगा कि इस फूड के अंदर ज़्यादा कैलोरी है, इसके अंदर कम कैलोरी है, इसको कम खाओ, इसको ज़्यादा खाओ ना। तो वहीं से आपको पता होना चाहिए कि हीट का जो यूनिट है वो क्या होता है, कैलोरी होता है। ठीक है, अब हीट को हमने करना है, मेजर करना है, तो मैं कहता हूँ कि हीट को मीटर करना है। ठीक है, तो हीट को मीटर करने वाला जो मेथड होगा या जो टेक्निक होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कैलोरी मीटर बोलेंगे। कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये हीट का यूनिट है और ये हम क्या कर रहे हैं, उसको मीटर कर रहे हैं, तो कैलोरी मीटर इसको हम इसलिए बोलते हैं। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे कुछ जो है वो गैसेस फेज के अंदर जो रिएक्शन होते हैं उनके लिए भी होते हैं। ठीक है ना, लिक्विड फेज के लिए अलग होते हैं और सॉलिड फेज के लिए अलग होते हैं। तो इनकी काफी ज्यादा टाइप्स हैं, लेकिन जो हमारे कोर्स में है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं। जो फर्स्ट है उसका नाम है ग्लास कैलोरीमीटर, ठीक है, ग्लास कैलोरीमीटर, और दूसरा जो है उसका नाम है बॉम कैलोरीमीटर। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ग्लास कैलोरीमीटर को स्टडी करेंगे। अच्छा ठीक है, इसको स्टडी करने से पहले अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर हम इसको क्यों मेजर करना चाहते हैं, ठीक है ना, हम इंथैल्पी को मेजर करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, हमें क्या इसकी वजह है, तो हम पहले इसको स्टडी कर लेते हैं ताकि इस टॉपिक को आप ठीक से अंडरस्टैंड कर सको। तो वजह इसकी क्या है, वजह तो यही होगी ना कि हम इसको रोजमर्रा की लाइफ में यूज करेंगे। तो हम कहाँ कहाँ पे इसको यूज करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो आजकल सर्दियां हैं तो आपको पता है कि हैंड वार्मर होते हैं, ठीक है, जिनको हम हाथ में रखते हैं तो हमारा हाथ जो है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, इस तरह से कूल पैक और हॉट पैक्स वगैरह होते हैं जो कि डॉक्टर्स लोगों के पास होते हैं। ठीक है, तो ये हैंड वार्मर की केमिस्ट्री क्या है, उसमें हम इसी टेक्निक को यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, हैंड वार्मर जो शुरू शुरू में बन रहे थे ना वो दो किस्म के थे। ठीक है ना, एक को बोलते थे एयर एक्टिवेटर, जो कि एयर में आने की वजह से एक्टिवेट हो जाते थे। ठीक है ना, अब वो क्या होता है, इसके अंदर ना वो क्या करते थे कि आयरन को फिल कर देते थे। ठीक है, और साथ में कुछ नमी वगैरह भी रखते थे और साथ में कुछ साल्ट था। ठीक है, साल्ट का काम क्या था कि उसने रिएक्शन को कैटलाइज करवाना है। अब होता क्या था कि जो आपके पास, सपोज कर लो कि ये है आपके पास हैंड वार्मर, ठीक है, जब आप इसको खोल के एयर के अंदर लेके आओगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका हाथ भी तो एयर के अंदर ही है ना, जब आप इसको एयर के अंदर लाओगे तो ये जो आयरन था ना आपका, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड में, यानी कि आयरन की रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आयरन की रस्टिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में केमिकल चेंज हो रही है। तो आपको पता है कि जब भी कोई केमिकल चेंज होती है तो हीट का लेन देन लाजमी होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हीट का लेन देन होता है और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। इट्स मीन कि यहाँ से ये क्या करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है, हीट खारिज होती है। वो जो हीट खारिज होती है वो आपके हाथ को फील होगी, जिसकी वजह से आपका हाथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो हॉट पैक्स और कूल पैक्स होते हैं ना, उनमें भी यही टेक्निक को यूज किया जाता है। ठीक है, अब जो दूसरी किस्म के बनाए गए थे वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और उनमें ना क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉपर्टी को, ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉपर्टी को यूज किया गया। वहां पे हम क्या करते हैं, एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। जैसा कि सोडियम एसीटेट का आपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेना। सोडियम एसीटेट क्या होता है, CH3COO Na, ठीक है ना, इसका हम क्या करते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर करते हो आप लोग, आपने करना क्या है कि इसको लेना है, पानी में मिक्स कर लेना है। ठीक है, आप इसको डालते जाओ, पानी में मिक्स करते जाओ, पानी में मिक्स होता जाएगा, लेकिन एक स्टेट आ जाएगा कि मजीद पानी में मिक्स नहीं होगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपने करना क्या है, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कर लेना है गर्म। ठीक है, अब गर्म करोगे तो उसमें मजीद जो साल्ट होगा, सोडियम एसिडेट, वो मजीद हल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब आप उसमें मजीद हल करोगे तो फिर से एक स्टेट आएगी कि मजीद हल नहीं होगा। उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हो, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हो। ठीक है, जब आपने इसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, हैंड वार्मर बन चुका है। ठीक है, अब जब जैसे ही आप इसको सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन को हाथ में रखते हो ना, तो ये बच्चों हाथ आपका ठंडा होता है। ठीक है ना, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाता है, क्रिस्टल आउट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो क्रिस्टल आउट होना शुरू होगा तो क्या होगा, जब क्रिस्टलाइजेशन बनती है तो वहां से भी जो रिएक्शन होता है उसके लिए डेल्टा एच भी नेगेटिव ही होती है, यानी कि वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वहां पे भी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में आपका हाथ को एनर्जी ट्रांसफर होगी। ठीक है, हॉट पैक से, तो एनर्जी की वजह से आपका हाथ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा
और ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसको हम मजीद दोबारा से फिर से यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। और अगर लाइफ टाइम की बात करें तो इसकी लाइफ जो होती है वो ज्यादा होती है, ये 10 से 12 घंटे चलता है, ये 2 से 3 घंटे में खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर इसको हम दोबारा से रीयूज कर लेते हैं। इसी तरह से एक तो ये इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि रोजमर्रा की लाइफ में और भी बहुत सी हैं, जैसे आपके फ्रीजर और एसी वगैरह जो हैं वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। उनमें क्या होता है, उनमें ना कंप्रेसर लगे हुए हैं, आपको पता ही है ना। उनमें क्या होता है, फ्रीजर या एसी के अंदर ये आपके पास क्या है, कंप्रेसर है, ठीक है। ये क्या है, कंप्रेसर है। कंप्रेसर में क्या होती है, आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि गैस फिल की हुई होती है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होते हैं या फ्लोरोकार्बन भी होते हैं, ठीक है। उस गैस को कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस करता है और आगे मूव करवाता है किसमें, ये है आपके पास कंडेंसर, ठीक है। ये आपका कंप्रेसर था, कंप्रेसर ने गैस को कंप्रेस किया और आगे मूव करवा दिया किसमें, कंडेंसर में। अब कंडेंसर का मतलब ये करेगा, गैस को कर देगा ठंडा। गैस ठंडा होगी तो किसमें बदल जाएगी भाई, यहाँ पे गैस की, यहाँ पे जैसे कंडेंसर में आई तो लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से कंडेंसर जो है उसको मूव करवाता है इवेपोरेटर में, ठीक है ना। असल काम इस इवेपोरेटर का है, ठीक है। जैसे ही आपकी जो कंडेंस गैस है यानी कि लिक्विड है, ठीक है, वो किसमें, इवेपोरेटर में आता है ना, तो यहाँ से इवेपोरेटर का मतलब क्या है, इसने उस लिक्विड को इवेपोरेट करवाना है, ठीक है। तो ये जब इवेपोरेशन करवाएगा तो इवेपोरेशन का प्रोसेस खुद ब खुद तो नहीं होगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो वो एनर्जी कहाँ से देगा, वो एनर्जी बच्चों जो आपने फ्रीजर के अंदर अपना कोई फूड वगैरह रखी हुई है ना, उसमें से वो एनर्जी निकालेगा, ठीक है ना। फूड के अंदर से एनर्जी निकालेगा तो आपका जो लिक्विड था वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होगा, ठीक है। अब फूड की एनर्जी निकली है तो इट्स मीन के फूड की एनर्जी खुद की क्या हो गई है, कम हो गई है। तो फूड की एनर्जी कम होने की वजह से वो आपको क्या करती है, ठंडी फील होती है, ठीक है ना। तो इस टेक्नोलॉजी पे सारा कुछ ये चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन एंथैल्पी को मेजर करते हैं ताकि हमें पता हो कि किस रिएक्शन के नतीजे में कितनी एंथैल्पी निकल रही है, ठीक है ना, कितना हीट का चेंज हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम हैंड वार्मर बना रहे हैं और जो हमने केमिकल यूज किए हैं उनके नतीजे में बहुत ज्यादा हीट जो है वो खारिज होती है। इतनी ज्यादा हीट खारिज होती है कि अगर आप उसको हाथ में रखते हो तो आपका हाथ ही जल जाए। तो अगर आपका हाथ ही खत्म हो गया तो फिर ऐसी केमिस्ट्री का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम उसको केयरफुली यूज करने के लिए करते हैं, उनकी एंथैल्पी को मेजर करना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं ग्लास कैलोरीमीटर में किस तरह से हम एंथैल्पी को फाइंड करना चाहते हैं। ये सारी आपकी नॉलेज के लिए थी, ठीक है ना। पेपर में इससे कुछ नहीं पूछेगा वो आपसे, ठीक है। मेन टॉपिक हमारा अब स्टार्ट होगा, ठीक है। ग्लास कैलोरी मीटर या ग्लास कैलोरीमीटर, ठीक है। अब इसका एक और नाम भी होता है, इसके दो नाम हैं, ठीक है। हम इसको प्यार से वाटर कैलोरीमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। वाटर कैलोरीमीटर भी इसको हम प्यार से कह देते हैं। वाटर कैलोरीमीटर कहने का मकसद क्या है वो भी आपको समझ आ जाएगा। पहले ये देखो कि ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर जो एंथैल्पी हम फाइंड आउट करते हैं ना, वो वाली करते हैं जो कि हमारे पास ऐसे रिएक्शन की एंथैल्पी हम इसमें फाइंड करते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। मोस्टली जो लिक्विड फॉर्म में रिएक्शन होते हैं उन्हीं की एंथैल्पी हम ग्लास कैलोरीमीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो गैसियस फेस में रिएक्शन होते हैं या सॉलिड फॉर्म में जो रिएक्शन होते हैं उनकी एंथैल्पी ग्लास कैलोरीमीटर से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो क्योंकि हम लिक्विड फॉर्म के अंदर जो रिएक्शन है उनकी एंथैल्पी फाइंड आउट करते हैं तो इट्स मीन के जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो किस में बनते हैं, वाटर में, ठीक है ना। मोस्टली सॉल्यूशन वाटर के अंदर बनते हैं क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो अगर वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और मोस्टली सॉल्यूशन वाटर के अंदर बन रहे हैं तो इसी वजह से हम इसको वाटर कैलोरीमीटर भी कह देते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है हर सॉल्यूशन वाटर के अंदर ही हो, ठीक है। अदर सॉल्वेंट भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए ग्लास कैलोरीमीटर को हम ऐसे रिएक्शन की एंथैल्पी फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में होती है। अब देखो जरा ये होता किस तरह का है भाई साहब। तो आपने करना क्या है कि बीकर को लेना है, ठीक है। बीकर से मुराद यहाँ पे कोई डब्बा भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास आपने कोई डब्बा ले लिया। अच्छा, जो डब्बा आपने लेना है ना या कोई बीकर जो आपने लेना है वो आपने ये देख के लेना है कि ये इंसुलेटर की तरह काम करे, ठीक है ना। यानी कि ज्यादा कंडक्टर ना हो, ठीक है। कम कंडक्टर हो यानी कि बैड कंडक्टर होना चाहिए। नहीं भी है तो कोई नहीं, अगर आपके पास अच्छा कंडक्टर है तो उसके साथ भी आपका काम चल सकता है।
तो फिर आपने करना क्या है, इसके अंदर एक छोटा बीकर रख लेना है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, एक छोटा बीकर लेना है, ठीक है, यानी कि 2 बीकर्स, एक बड़ा और एक छोटा आपने यूज करने हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इस छोटे बीकर को ना इंसुलेट करना है, ठीक है। इंसुलेट करना है मतलब इसका क्या मतलब होगा, इंसुलेट करना है, इंसुलेट करने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि ना ही तो ये अब सारी सराउंडिंग है, इस चीज पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपका क्या है, सिस्टम है। हम ये चाहते हैं कि ना ही तो सिस्टम की जो हीट है वो अंदर से बाहर आ सके, यानी कि सराउंडिंग को मिल सके, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सराउंडिंग है, ये आपके पास बच्चों सिस्टम है, ठीक है। हम ये चाहते हैं ना ही तो सिस्टम की हीट जो है वो सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफर हो, और ना ही हम ये चाहते हैं कि सराउंडिंग की जो हीट है वो सिस्टम की तरफ ट्रांसफर हो, क्योंकि हमें इसकी एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें इसको इंसुलेट करना पड़ता है। अब इंसुलेट किससे करना है, तो यहाँ पे आप कॉटन यानी कि रोम को यूज कर सकते हो, ठीक है, वो एक अच्छा इंसुलेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको भर देंगे, ठीक है, और उसके ऊपर ये छोटा बीकर रख देंगे, तो ये आपकी इंसुलेशन हो गई, ठीक है। अब आ जाएगी सिस्टम के अंदर, यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने बोला है कि सॉल्यूशन फॉर्म में रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो आपने जो आपके रिएक्शन आप करवा रहे थे ए का, ठीक है ना, जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में है, उसको आपने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। जैसे ही आपने ए को इसके अंदर डाला है तो बच्चों आपने यहाँ पे थर्मामीटर लगाना है, ठीक है। ये आपका थर्मामीटर है, ऐसा ही है, चलो हमारे पास ऐसा ही है, ठीक है। तो थर्मामीटर लगा के आपने इसका टेम्परेचर चेक कर लेना है, ठीक है। जो टेम्परेचर आपने चेक करना है उसको आपने नाम दे देना है T1 का, ठीक है। सपोज कर लो वो 25 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि आपने टेम्परेचर नोट करना जितना भी था उससे हमें कोई गर्ज नहीं। अब आपने इसका रिएक्शन जिससे करवाना है, तो सपोज बी से करवाना था, तो उसको भी उठा के इसके अंदर डाल देना है, और यहाँ पे एक इसका जो ढक्कन है उसको बंद कर देना है। और यहाँ पे बच्चों एक और चीज भी होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरर बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, स्टीरर है, उसको आपने लगा देना है जब आपने बी को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अब आपने स्टीरर को घुमाना शुरू कर देना है, जिसकी वजह से स्टीरर के यहाँ पे 2 काम होंगे। एक तो ये होगा कि ए और बी को वो अच्छे से मिक्सअप कर देगा, ठीक है ना, सारे का सारा ए और सारे का सारा बी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, यानी कि आपके रिएक्टेंट को वो अच्छे से क्या कर देगा, मिक्स कर देगा। दूसरा क्या होगा कि जितना भी यहाँ से हीट का एक्सचेंज होगा, ठीक है ना, इस स्टीरर की मदद से ये जो थर्मामीटर है आपका वो उसको यूनिफॉर्मली मेजर कर सकेगा, ठीक है ना। मतलब अगर स्टीरर यहाँ पे ना होता तो सपोज करो कि यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है और यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है इसके नतीजे में हीट का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है ना, तो ये इतनी जगह पे रहेगा, यहाँ तक कम उसका असर पहुंचेगा। तो हमने क्या किया, इसके अंदर स्टीरर लगा दिया है, तो स्टीरर की वजह से ये जो हीट होगी, ठीक है ना, वो पूरे सिस्टम में फैल जाएगी, और आपका जो थर्मामीटर होगा उसको ठीक से जो है वो नोट कर सकता है, ठीक है। तो अब आपने ये सारा काम करने के बाद यहाँ पे बच्चों इसका टेम्परेचर अगेन नोट करना है, ठीक है, जो कि रिएक्शन होने के बाद होगा, ठीक है। यानी कि एक तो आपने रिएक्शन से पहले टेम्परेचर नोट किया है, तो दूसरा टेम्परेचर भी नोट करना है जो कि रिएक्शन होने के बाद होगा, और उसको आप बोलोगे T2, ठीक है। अब ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि वो कैसे पता चलेगा बड़ा है कम होगा, तो यहाँ पे आपका जो थर्मामीटर के अंदर पारा है ना, या आप कह लो कि अल्कोहल जो है आपने भरी हुई है, वो अगर तो ऊपर की तरफ जा रही है तो इट्स मीन के टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर वो नीचे की तरफ आ रही है तो इट्स मीन टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर इंक्रीज हुआ तो इट्स मीन के कौन सा रिएक्शन होगा, फिर एक्सोथर्मिक, और अगर डिक्रीज हुआ तो इट्स मीन के वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो यहां से आप T2 भी नोट कर लोगे जितना भी आपके पास आएगा, ठीक है, इस तरह से। अब आपने यहाँ पे एक फार्मूला देखना है जिसकी मदद से आप यहां से जितनी हीट का चेंज हो रहा है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो वो होता है Q इज इक्वल टू M क्रॉस S क्रॉस डेल्टा T, ठीक है। ये डेल्टा T क्या चीज है, ये टेम्परेचर का चेंज है, ठीक है ना, यानी कि जो आपने पहले नोट किया था वो वाला और जो दूसरा नोट किया है वो वाला, यानी कि इसी इक्वेशन को अगर आप मॉडिफाई करो तो वो आप इस तरह से लिख सकते हो, इस डेल्टा टी की जगह पे मैं T2 माइनस T1 भी लिख सकता हूँ। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल जो पहले नोट किया था, फाइनल मतलब जो बाद में रिएक्शन के बाद आपने नोट किया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें और आपको नजर आ रही है, इनको भी हम देख लेते हैं बारी बारी। ये क्या चीज है, M क्या होगा, मास होगा किसका, रिएक्टेंट का, ठीक है ना। M क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कौन से, आपके जो A और B थे। अब इन दोनों का मास आपने
कैलकुलेट करके इसके अंदर डालना है, यानी कि स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट लेनी है, कैलकुलेटेड अमाउंट लेनी है, ठीक है ना, इन दोनों की, वो आप इसके अंदर डालोगे तो वहां से हमें मास का पता चलेगा। अब एस क्या चीज है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा समझ लेना। ये क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। एस क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। ये क्या होती है, इसको जरा देखो, तो देखो जरा, ये मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसका मैंने 1 ग्राम लिया है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है 1 ग्राम है, किसी भी सब्सटेंस का जो हो सकता है, ठीक है। अब मैंने करना क्या है कि इसका टेम्परेचर देखो पहले कितना है, वो है 25 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेंटी में, और अगर केल्विन की बात करूं तो ये होगा 298 केल्विन, ठीक है। मुझे करना क्या है, मुझे इसका जो टेम्परेचर जो है ना वो 1 दर्जा तक बढ़ाना है, ठीक है, यानी कि अगर डिग्री सेंटी की बात करूं तो वो मुझे चेंज करना है 26 डिग्री सेल्सियस तक, और अगर केल्विन की बात करूं तो वो मुझे लेके जाना है 299 केल्विन तक, ठीक है। मैंने इस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो 1 दर्जा तक बढ़ाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे करूंगा, हीट करूंगा, ठीक है। अब हीट की वो वाली अमाउंट, ठीक है ना, हीट की वो अमाउंट जो कि दरकार है इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 दर्जा तक बढ़ाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। इस सब्सटेंस के 1 ग्राम को कितनी हीट चाहिए, उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए, वो जो हीट की अमाउंट होगी वो आपके पास क्या होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। अब डिफरेंस जो आपके पास सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, डिफरेंट केमिकल जो है उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट होती है। जैसे अगर बात करें, क्योंकि हमने वाटर की यहाँ पे बात की थी, ठीक है, तो वाटर की होती है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। और इसी तरह से कोई अच्छा कंडक्टर हो, जैसे मेरे पास हीट का, तो प्लाटिनम की बात करूं तो ये 0.1 समथिंग होती है, ठीक है ना, जॉल पर ग्राम पर केल्विन में। इस तरह अगर कॉपर की आप बात करो तो कॉपर की इससे थोड़ी ज्यादा होती है, 0.3 जॉल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, जितनी किसी की हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी ना, जितनी किसी की हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब ये होगा कि वो चीज उतनी ही देर बाद गर्म होगी और उतनी ही देर बाद वो ठंडी होगी। यानी कि पानी आपका ना ही तो ज्यादा जल्दी गर्म होता है और ना ही ज्यादा जल्दी ठंडा होता है। उसकी वजह क्या है कि इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है ना, इसकी हीट कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। अब कॉपर और प्लैटिनम की बात करूं, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी कम है, ठीक है, इसकी हीट कैपेसिटी कम है, इसी वजह से कॉपर जल्दी से गर्म हो जाती है, जल्दी से ठंडी हो जाती है, ठीक है ना। इस तरह प्लैटिनम है, ठीक है। तो ये है आपकी हीट कैपेसिटी, क्या होती है कि हीट की वो वाली अमाउंट जो कि चाहिए होती है इस किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 दर्जा तक बढ़ाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से इस इक्वेशन पे दोबारा से आ जाओ, आपको सारा कुछ पता चल चुका है, ठीक है। तो M मास हो गया, S स्पेसिफिक हीट हो गई, T2 और T1 क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर हो गया। तो भाई यहां से हम फिर हीट तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, एंथैल्पी चाहिए। तो यहाँ पे ये सारा जो वर्क कर रहे हैं हम, वो क्या कर रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने प्रेशर को तो बढ़ाया ही नहीं है, मतलब हम जिस एनवायरनमेंट में, अपनी ही एनवायरनमेंट में कर रहे हैं ना रिएक्शन, तो यहाँ पे जो प्रेशर था वही रहा है, ठीक है, ना ही तो मैंने इसका प्रेशर बढ़ाया ना ही कम किया। तो कांस्टेंट प्रेशर यानी कि डेल्टा पी का चेंज कितना हो गया, फिर 0, और डेल्टा पी का चेंज अगर 0 है तो इट्स मीन कि Q आपका किसके इक्वल होगा, डेल्टा H के इक्वल होगा। तो इस तरह से आप एंथैल्पी को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो था सारा इसका हमने देखा, अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जो कि आपकी बुक में भी दी गई है, ठीक है, और फिर इसको करते हैं खत्म। तो सबसे पहले जी हम देखते हैं वो एग्जांपल क्या है। तो यहाँ पे हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट करेंगे किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, H डेल्टा Hn फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो सपोज के मेरे पास जो बेस है वो NaOH है और जो एसिड है वो HCl है, ठीक है। अब मैंने करना क्या है कि इसका भी 0.5 मोलर सोल्यूशन लेना है NaOH का, ठीक है, 0.5 मोलर सोल्यूशन किसका लिया है, NaOH का, और यहाँ पे भी 0.5 मोलर सोल्यूशन किसका लिया है, HCl का, ठीक है। इन दोनों का 0.5 मोलर सोल्यूशन आपने ले लिया, ठीक है। अब 0.5 मोलर सोल्यूशन किस तरह से बनाना है पता है,
इसका आप देखो जरा वेट कितना है, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40 ग्राम। ठीक है, आपका 40 ग्राम, अगर मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, डिवाइड बाय 1 लीटर कर लो चलो, ठीक है ना, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ये आपके पास करके मोलैरिटी होती है। अगर आप 40 ग्राम लोगे यहाँ पे और उसको 1 लीटर तक आपने वॉल्यूम कर दिया, तो इट्स मीन के NaOH का आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे कितना करना है, 0.5 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो इसका हाफ कर दो भाई जान 40 ग्राम का, वो कितना होता है 20 ग्राम। ठीक है, तो 20 ग्राम अगर आप 1 लीटर तक उसका वॉल्यूम कर देते हो तो आपके पास 0.5 मोलर सॉल्यूशन NaOH का प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका 0.5 मोलर सॉल्यूशन आपने बनाना है तो किस तरह से बनाओगे, Cl होता है 35.5 और H1 36.5 को डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आ जाएगा 18.2 ग्राम। ठीक है, उसको आप वॉल्यूम 1 लीटर कर दो तो आपके पास HCl का 0.5 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने उस सॉल्यूशन में से कहता है कि 100 cm³ इसका लेना है वॉल्यूम और 100 ही cm³ इसका वॉल्यूम आपने कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यानी कि आपने 100 cm³ इसका निकाल लिया, 100 cm³ इसका निकाल लिया, मतलब 10वां हिस्सा निकाल लिया। ठीक है ना, अगर हम लीटर की बात करें तो उसमें 1000, 1 लीटर के अंदर कितना होता है 1000 cm³ या 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमने एक एक हिस्सा निकाल लिया है। ठीक है, 10 हिस्सों में से एक निकाल लिया, बाकी पीछे 9 हिस्से बच गए हैं। तो हमें इस एक हिस्से का क्या चाहिए, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन चाहिए। ठीक है, और साथ में वो कह रहा है कि इन दोनों का जो टेम्परेचर है, ठीक है, इन दोनों के सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, फिर इनिशियल टेम्परेचर आ गया। ठीक है, और फिर कहता है कि जब रिएक्शन होता है, रिएक्शन कब होगा, ये आपके पास वही था। ठीक है, कैलोरीमीटर। ठीक है, इसके अंदर ये लिखा डाल हुआ है और ठीक है, इसके अंदर आपने कहता है कि 0.5 मोलर सॉल्यूशन ले लिया NaOH का, कितने ml 100 cm³ या 100 ml ले लिया। ठीक है, आपने करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को उठा के इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, और फिर टेम्परेचर नोट करना है। टेम्परेचर उसने आपको दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस जैसा टेम्परेचर है दोनों का है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर दोनों का कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है। अब उसके अंदर जब आपने बच्चों डालना है ना HCl, ठीक है, HCl कहता है कि इसके अंदर डालने पे स्टीरन वगैरह सारा कुछ लगा के थर्मामीटर नोट किया, टेम्परेचर नोट किया तो वो इंक्रीज हुआ। ठीक है ना, तो टेम्परेचर कहता है कितना इंक्रीज हुआ, यानी कि T1 तो आपके पास पहले ही था 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, कहता है टेम्परेचर जो T2 आपके पास है, यानी कि रिएक्शन के बाद का जो टेम्परेचर है वो हो गया 28.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो यहां से आपको एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ा है तो रिएक्शन कौन सा होगा, डेल्टा H के साथ साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहां से आपको बच्चों T2 वो दे रहा है और साथ में आपको वो कहता है कि क्योंकि आपने इनके एक्वा सॉल्यूशन लिए हैं तो यहाँ पे आपको वो S भी दे देगा। S क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो कितनी होती है वाटर के लिए, वो होती है 4.2 ग्राम पर केल्विन, सॉरी जॉल। ठीक है, 4.2 जॉल पर केल्विन पर ग्राम। ठीक है, इतनी होती है, वो आपको ये बता देगा पहले। ठीक है, ये सारा डाटा आपको गिवन था। ठीक है, अब यहां से आपको अगर फार्मूला पता है तो वो था Q इज इक्वल टू M क्रॉस S क्रॉस डेल्टा T, देंगे T2 माइनस T1। तो यहां से हमें सिर्फ टेम्परेचर रिक्वायर्ड है और ये चीज रिक्वायर्ड है, ये चीज हमें नहीं दी गई, लेकिन इसका हिंट इसके अंदर मौजूद है, वो हम इसको बाद में फाइंड कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ से टेम्परेचर यानी कि डेल्टा T को नोट करना चाहूँ तो वो मेरे पास इक्वल होगा डेल्टा T किसके, T2 माइनस T1 के। ठीक है, अब T2 कितना है आपके पास 28.5 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5 डिग्री सेल्सियस आपके पास आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट किसमें है, केल्विन के अंदर है। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे केल्विन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको केल्विन में चेंज करें तो यहाँ पे आपने सिर्फ एक के लगाना है। ठीक है, ये के कैसे आता है, अगर आप इसको देखोगे ना 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये बच्चों आपका केल्विन में इक्वल होता है 298 केल्विन में, केल्विन के इक्वल होता है, और 28.5 इसमें 3 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 301.5 केल्विन के इक्वल होगा। ठीक है,
इन दोनों को माइनस करोगे तो यही आंसर आएगा। इस तरह से यहाँ पे 3.5 डिग्री केल्विन, सॉरी डिग्री केल्विन ही, केल्विन आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 3.5 केल्विन। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बच्चों स्पेसिफिक हीट उसने दी हुई है, हमें चाहिए मास। ठीक है ना, लेकिन हमें यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। ठीक है, 100 cm क्यूब, 100 cm क्यूब। तो यहाँ से हम फिर यूज करेंगे डेंसिटी का फार्मूला। ठीक है, डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम की। ठीक है, अब डेंसिटी किसकी हम फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे किसकी, वाटर की। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम और 18.2 ग्राम ही पानी के अंदर मिक्स हुई, यानी कि मेजर यहाँ पे क्या है, पानी ही है। तो हम पानी की डेंसिटी अगर फाइंड आउट करें तो हमें पता है वो इक्वल होती है 1 के। 1 के इक्वल क्यों होती है, क्योंकि जब हम यहाँ पे अगर उसका 1 ग्राम लें तो उसका वॉल्यूम अगर आप नोट करोगे ना तो बच्चों वो 1 cm क्यूब ही होगा। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1, तो डेंसिटी आपके पास आ जाएगी 1 ग्राम पर cm क्यूब। ठीक है, ये आपके पास वाटर की आ गई डेंसिटी। अब इसी फार्मूले में डेंसिटी को पुट कर दो तो मास का आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कितना है, तो मेरे पास इसका भी 100 cm क्यूब है, इसका भी 100 cm क्यूब है, तो दोनों को अगर ऐड कर दो तो कितना हो गया, 200 cm क्यूब। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं क्या करूंगा, डेंसिटी की और वॉल्यूम की वैल्यूज पुट करने लगा हूं। ठीक है, डेंसिटी मेरे पास कितनी है, वाटर की होती है 1 ग्राम पर cm क्यूब, बट इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगी, मास को हमें मालूम करना है तो इसको एम ही रहने दो। वॉल्यूम हमारे पास है 200 cm क्यूब। ठीक है बच्चों, ये cm क्यूब और ये cm क्यूब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, या इसको उठा के इधर ले आओ। ठीक है, तो ये यहाँ पे जा रहा है ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा मेरे पास 1 ग्राम पर cm क्यूब मल्टीप्लाई बाय 200 cm क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, m के आ जाएगा। ठीक है, अब ये cm क्यूब और ये cm क्यूब का आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 200, ये ग्राम रहेगा तो 200 ग्राम आ जाएगा आपके पास मास। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ से मास पीस का फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर आपने ये सारी वैल्यूज रख देनी है। ठीक है, तो उसके अंदर वैल्यू रखने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा रफ करूंगा। ठीक है, कर लूं, कर लेता हूं। ठीक है, तो सारा कुछ आपके पास मौजूद है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, m क्या होगा मेरे पास, m कितना था वो आया। ठीक है, 200 ग्राम मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट आपको ये पड़ी हुई मिलेगी 4.2, इसकी यूनिट भी लिख लो, जूल पर केल्विन। चलो इसको K-1 G-1 कर दो, पर केल्विन पर ग्राम। ठीक है, अब इसमें डेल्टा टी की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, वो कितनी आई थी हमारे पास 3.5 के। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से जो आपके पास इसको हल करना है, तो ग्राम है, ये पर ग्राम है, ग्राम पर ग्राम कैंसिल, केल्विन पर केल्विन कैंसिल, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्यू की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, आई थिंक 2940 जॉल बचता है भैया यहाँ पे। ठीक है, और तो कोई चीज नहीं, इतने जॉल आपके पास हीट यहाँ से जो है वो निकलेगी। निकलेगी कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपने माइनस का साइन यूज करना है, क्योंकि आपका टेम्परेचर जो T2 था वो बड़ा था, टेम्परेचर T2 बड़ा है तो इट्स मीन कि हीट यहाँ से खारिज हुई है। ठीक है ना, तो उसके शो करने के लिए हीट खारिज हुई, यहाँ पे हम सिर्फ नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हीट खारिज हो रही है। ठीक है ना, वैल्यू नेगेटिव में ये नहीं शो कर रहा वो। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी हम एंथैल्पी के यूनिट्स की बात करते थे तो वहां पे हमने किलो जॉल पर मोल की बात की थी। ठीक है, लेकिन ये किस में आ रही है, जॉल में आ रही है। तो इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए भाईजान क्या करो आप लोग, भाई आप इसको तकसीम कर दो 1000 से, 2940 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू किलो जॉल। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास ये बचेगा, मेरे पास क्या बचेगा यार 2.94 माइनस, और यहाँ पे आप लगा दो किलो जूल। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू आपके पास आ गई 2.94 किलो जूल में। ठीक है ना, अभी पर मोल की बात नहीं हमने की। ठीक है ना, क्योंकि एंथैल्पी का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो पर मोल में ही हम उसको देखते हैं, मापते हैं। ठीक है, तो इसको पर मोल बनाने के लिए हमें इन मोल्स के साथ फिर से खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो उनके साथ इस तरह से खेलेंगे। तो पहले मैं ये वैल्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास वैल्यू आई है Q इज इक्वल टू
-2.94 किलो जूल। ठीक है, हमें चाहिए पर मोल की। ये जो वैल्यू आई है वो कितने की आई है सोल्यूशन की, वो 0.5 मोलर का हमने 100 सीएम क्यूब लिया था, उतने की आई है। अगर मैं यहाँ से 0.5 100 सीएम क्यूब के मोल फाइंड आउट करूँ ना, तो वो बच्चों मेरे पास इक्वल होंगे किसके, देखो एक मोलर सोल्यूशन जो होता है वो 1 लीटर के अंदर होता है ना। 1 लीटर के अंदर 1 लीटर सोल्यूशन होता है, वो होता है 1 मोलर। ठीक है, तो हम तो बात कर रहे हैं 100 सीएम क्यूब सोल्यूशन की, तो 100 सीएम क्यूब मतलब 10वां हिस्सा। ठीक है ना, तो अगर मैं 0.05 को 10 से डिवाइड कर दूं और यहाँ पे 1000 को 10 से डिवाइड कर दूं, तो बच्चों मेरे पास 0.05 मोल इज इक्वल टू 100 सीएम क्यूब। ये वॉल्यूम था, ये आपके पास मोल थे। ठीक है ना, तो 100 सीएम क्यूब में 0.05 मोल आपके पास थे। ठीक है ना, हमने अभी ये जो एंथैल्पी फाइंड की है वो है 0.05 मोलर सॉल्यूशन की, लेकिन हमें किसकी चाहिए, हमें 1 मोलर सॉल्यूशन की फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा भाईजान, इस जो आपके पास हीट की जो वैल्यू है इसको मैं डिवाइड कर दूंगा -294 किलो जूल को 0.05 से। ठीक है ना, आप इसको फार्मूले की मदद से भी हल कर सकते हो। ठीक है, आप एक तरफ मोलैरिटी तक लोगे, दूसरी तरफ n नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम से डिवाइड करके आप वहां से भी ये 0.05 कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा यार। ठीक है, चलो डिवाइड कर लो, 294 यहाँ पे 5 रख लो, 5 5 2 5 4 4 5 8 बार। ठीक है, 4 और फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.5 यार 5 8 बार ही होगा ना बन जाना। ठीक है, आंसर मेरे पास आया कितना 58.8। यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का और ये था मोल, तो यूनिट क्या आ जाएगा साथ में किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, इसका यूनिट आ गया। तो ये जो आपके पास हीट आई है, ठीक है ना क्यूब, इसको आप डेल्टा एच एन लिख लो। एन क्यों है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। डेल्टा एच क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जो इसका प्रेशर था वो क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपकी हीट चेंज है या एनर्जी जो चेंज है वो किसकी इक्वल होती है, एंथैल्पी चेंज की। तो अब क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी फाइंड करनी थी इसलिए हमने यहाँ पे एन लगा दिया है। तो इस तरह से आप 1 मोल के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन होगा तो लाभी पूछेगा,